हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है। आज की हमारी क्लास रहेगी वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित आज की हमारी क्लास रहेगी। और कल की क्लास में हमने देखा कि भाषा की इकाई क्या होती है, भाषा की सामान्य जानकारी कल हमने देख ली। आज हमारी क्लास रहेगी वर्णमाला की। सबसे पहला क्वेश्चन से ही मैं आपको लेती हूँ। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णमाला की परिभाषा से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो याद रखना, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को। अब देखिए, हम इसमें व्यवस्थित शब्द क्या है, इसमें क्रम शब्द क्या है, एक बार इसको जान ले। देखो, व्यवस्थित की अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी के अंदर एक व्यवस्था है। जैसे मैं व्यंजन से ही शुरू करूं तो मैंने कहा कै, कै के बाद क्या आएगा, ख, ख के बाद क्या आएगा, ग, ग के बाद क्या आएगा, घ, घ के बाद क्या आएगा, अंग आ जाएगा। ये हिंदी के अंदर एक निश्चित व्यवस्था है कि क के बाद ख ही होगा, ख के बाद ग होगा, ग के बाद ख होगा और उसके बाद अंग होगा। ऐसा नहीं है कि हम क के बाद यहाँ घ को रख दें, यहाँ ख को रख दें। ये ऐसा नहीं होता है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इसकी एक निश्चित व्यवस्था है अपनी। साथ ही क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा। च वर्ग के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ट वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग के बाद त वर्ग आ जाएगा। त वर्ग के बाद प वर्ग आएगा। ये एक निश्चित वर्ग का क्रम हमारे पास है। तो निश्चित व्यवस्था भी है और निश्चित क्रम भी है। और जो हिंदी में दो से ज्यादा होते क्या हो जाता है, समूह कहलाता है। जब इतने वर्ण बन जाते हैं तो समूह तो अपने आप हो जाता है दोस्तों। तो ये है हमारा कि वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसके अंदर एक निश्चित व्यवस्था भी होनी चाहिए और एक सही क्रम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम क के बाद में यहाँ ट वर्ग को रख दें, यहाँ प वर्ग को रख दें तो हिंदी वर्णमाला गलत हो जाएगी। वो हिंदी वर्णमाला नहीं कही जा सकती है। हिंदी वर्णमाला की अपनी एक निश्चित व्यवस्था और एक निश्चित क्रम पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे से बन जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्णमाला तो हमने देख लिया, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। शाब्दिक अर्थ होगा वर्णों की माला। वर्णों की जो माला है उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो देखो, वर्ण किसे कहेंगे, तो कल के क्लास में हमने देखा वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। लेकिन किशोरी दास वाजपेयी ने जिसने हमारा व्याकरण लिखा, उन्होंने वर्ण की परिभाषा दी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ये किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा दी गई अपनी एक परिभाषा है कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये भी अगर आपके पास आ जाता है तो ये परिभाषा भी किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हम मान लेते हैं। नहीं तो वर्ण की परिभाषा क्या है कि किसी भी वर्ण की परिभाषा है भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण की बात आती है तो एक क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में यहाँ से आ जाता है और वह क्वेश्चन क्या होता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे बार बार पूछ लिया जाता है। और हम जितनी पुस्तक देखते हैं ना, अधिकतर पुस्तकों में अलग अलग आंसर होता है। ध्यान रखना, अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो निश्चित रूप से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 44 होगी। इस बात को याद रख लेना
हिंदी वर्णमालाओं में, तो ये भी अगर आपके पास आ जाता है तो ये परिभाषा भी किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हम मान लेते हैं। नहीं तो वर्ण की परिभाषा क्या है कि किसी भी वर्ण की परिभाषा है भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण की बात आती है तो एक क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में यहाँ से आ जाता है, और वह क्वेश्चन क्या होता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे बार बार पूछ लिया जाता है, और हम जितनी पुस्तक देखते हैं ना, अधिकतर पुस्तकों में अलग अलग आंसर होता है। ध्यान रखना, अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो निश्चित रूप से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 44 होगी। इस बात को याद रख लेना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसमें से 11 स्वर और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बना दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर इस प्रकार से पूछ ली जाती है क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उस समय याद रखना, उस समय हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा भी ऑप्शन उपलब्ध है 59 है तो हमारा आंसर 59 हो जाएगा। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हमारे पास में ये कहें कि 59 ऑप्शन में है तो 59 हम आंसर चुन लेते हैं, है ना। कहीं कहीं पर 54 आंसर हो जाता है ना। कहीं कहीं पर जो आंसर हमारे पास आ जाता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसमें से 11 स्वर और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बना दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर इस प्रकार से पूछ ली जाती है क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उस समय याद रखना, उस समय हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा भी ऑप्शन उपलब्ध है 59 है तो हमारा आंसर 59 हो जाएगा। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हमारे पास में ये कहें कि 59 ऑप्शन में है तो 59 हम आंसर चुन लेते हैं, है ना। कहीं कहीं पर 54 आंसर हो जाता है ना। कहीं कहीं पर जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो और ऑप्शन होता है तो हम उसको आंसर चुन लेते हैं। यानी निश्चित नहीं है कुल वर्णों की। हिंदी एक ग्राह्यात्मक भाषा होती है ना। बहुत जगह हमें 52 भी वर्ण में देखने को मिल जाता है तो हम किसको 52 को चुन लेते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग शिक्षा व्याकरण विद के द्वारा अलग अलग मान लिया जाता है, और अलग अलग समय पे भी ये अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हिंदी एक ग्राह्यात्मक भाषा है। जैसा ही आवश्यकता होती है तो या तो रूप बदल कर या ज्यों का त्यों ग्रहण करती रहती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 44 होती है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो जो भी ऑप्शन अधिक हमारे पास उपलब्ध होता है हम उसी को आंसर चुन लेते हैं। 52 है तो 52, 54 है तो 54, 59 है तो 59 हम आंसर चुन लेते हैं। यह था हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात। उसके बाद देखो कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी में जो वर्ण होते हैं इन वर्णों का वो और ऑप्शन होता है तो हम उसको आंसर चुन लेते हैं। यानी निश्चित नहीं है कुल वर्णों की। हिंदी एक ग्राह्यात्मक भाषा होती है ना। बहुत जगह हमें 52 भी वर्ण में देखने को मिल जाता है तो हम किसको 52 को चुन लेते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग शिक्षा व्याकरण विद के द्वारा अलग अलग मान लिया जाता है, और अलग अलग समय पे भी ये अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हिंदी एक ग्राह्यात्मक भाषा है। जैसा ही आवश्यकता होती है तो या तो रूप बदल कर या ज्यों का त्यों ग्रहण करती रहती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 44 होती है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो जो भी ऑप्शन अधिक हमारे पास उपलब्ध होता है हम उसी को आंसर चुन लेते हैं। 52 है तो 52, 54 है तो 54, 59 है तो 59 हम आंसर चुन लेते हैं। यह था हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात। उसके बाद देखो कि
कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी में जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों का वर्गीकरण से क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वर्णों का वर्गीकरण अगर दोस्तों हम देखते हैं तो याद रखना, ये हिंदी की बात की जा रही है, संस्कृत की नहीं की जा रही। संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है और संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जबकि हिंदी की मैं बात करती हूँ तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण, तो वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक हमारे पास स्वर होते हैं और दूसरे हमारे पास क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। और हिंदी के अपने वर्ण कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। ये बहुत ये कहें कि जगह आपको काम आए। वर्णों का वर्गीकरण से क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वर्णों का वर्गीकरण अगर दोस्तों हम देखते हैं तो याद रखना, ये हिंदी की बात की जा रही है, संस्कृत की नहीं की जा रही। संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है और संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जबकि हिंदी की मैं बात करती हूँ तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण, तो वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक हमारे पास स्वर होते हैं और दूसरे हमारे पास क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। और हिंदी के अपने वर्ण कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। ये बहुत ये कहें कि जगह आपको काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज आपको ये बहुत जगह बहुत क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगी दोस्तों। स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33। ये हमारे पास 11 स्वर और 33 क्या होते हैं, व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 हो जाती है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं किसकी, व्यंजन की। जब व्यंजन की हम जानकारी लेते हैं तो दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये कै, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण पर एक शब्द हमारे पास बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि कै वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसका उच्चारण क्या होता है। कै वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण क्या होता है। तो बहुत से लोग ये कहें कि जानकारी के अभाव में इसको अड़े खाली बोल देते हैं। दोस्तों ये अड़े खाली नहीं है, अड़े खाली नहीं है, इसका उच्चारण क्या होता है, अंग होता है। ये कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज आपको ये बहुत जगह बहुत क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगी दोस्तों। स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33। ये हमारे पास 11 स्वर और 33 क्या होते हैं, व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 हो जाती है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं किसकी, व्यंजन की। जब व्यंजन की हम जानकारी लेते हैं तो दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये कै, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण पर एक शब्द हमारे पास बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि कै वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसका उच्चारण क्या होता है। कै वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण क्या होता है। तो बहुत से लोग ये कहें कि जानकारी के अभाव में इसको अड़े खाली बोल देते हैं। दोस्तों ये अड़े खाली नहीं है, अड़े खाली नहीं है, इसका उच्चारण क्या होता है, अंग होता है, यानी अंग की तरह उच्चारण होता है इसका। नहीं तो आप कहोगे एक शब्द आपके पास है क्या, आपके पास शब्द क्या है, गंगा। और इस शब्द को अगर हम खोल के लिखें तो ये शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। क्या दोस्तों इसको गड़ग्गा कह दोगे आप, ये गड़ग्गा नहीं है, ये क्या है, गंगा है आपकी, यानी अंग का उच्चारण आता है न कि अड़े का उच्चारण होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कै वर्ग के पंचम वर्ण, ये 5वां वर्ण है, ये हमारा पूरा कै वर्ग है। ये कै वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये क्या है, 5वां वर्ण है। तो ये किसी भी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, है ना। और ये 5 ही हमारे पास वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं।
जिनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, या इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये क्या है, यानी अंग की तरह उच्चारण होता है इसका। नहीं तो आप कहोगे एक शब्द आपके पास है क्या, आपके पास शब्द क्या है, गंगा, और इस शब्द को अगर हम खोल के लिखें तो ये शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। क्या दोस्तों इसको गड़ग्गा कह दोगे आप? ये गड़ग्गा नहीं है, ये क्या है, गंगा है आपकी, यानी अंग का उच्चारण आता है, न कि अड़े का उच्चारण होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि क वर्ग के पंचम वर्ण, ये पांचवा वर्ण है, ये हमारा पूरा क वर्ग है। ये क वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या है, पांचवा वर्ण है। तो ये किसी भी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, है ना, और ये 5 ही हमारे पास वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, या इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये क्या है आपका, ये पांचवा क वर्ग का पांचवा वर्ण है, जिसका उच्चारण क्या होता है, अंग की तरह होता है, जिसका उच्चारण अंग की तरह होता है, अड़े नहीं होता, ध्यान देना। फिर देखो च वर्ग को, च के बाद क्या होता है, छ के बाद क्या होता है, ज, और झ के बाद क्या होता है, झ। झ भी हमें 2 रूपों में देखने को मिलता है, और पांचवा वर्ण क्या होता है, ये हो जाता है। ध्यान देना, ये जो च वर्ग है, इस च वर्ग का जो चौथा वर्ण है, ये नहीं होता है, कौन सा होता है, ये होता है। लेकिन लिखित रूप में हमें ये दोनों दिखाई दे जाते हैं। समझिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि च वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो कौन सा होगा, ये वाला रूप होगा, ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में अमानक कहते हैं। आपका ये पांचवा क वर्ग का पांचवा वर्ण है, जिसका उच्चारण क्या होता है, अंग की तरह होता है, जिसका उच्चारण अंग की तरह होता है, अड़े नहीं होता, ध्यान देना। फिर देखो च वर्ग को, च के बाद क्या होता है, छ के बाद क्या होता है, ज, और झ के बाद क्या होता है, झ। झ भी हमें 2 रूपों में देखने को मिलता है, और पांचवा वर्ण क्या होता है, ये हो जाता है। ध्यान देना, ये जो च वर्ग है, इस च वर्ग का जो चौथा वर्ण है, ये नहीं होता है, कौन सा होता है, ये होता है। लेकिन लिखित रूप में हमें ये दोनों दिखाई दे जाते हैं। समझिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि च वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो कौन सा होगा, ये वाला रूप होगा, ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में अमानक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कैसा है, अमानक वर्ण है। अमानक का मतलब होता है ऐसा वर्ण जिसको हिंदी ने अपने साहित्यिक रूप में नहीं अपनाया है, अपने व्याकरणिक रूप में नहीं अपनाया है। ये क्या कहलाता है, आपका अमानक वर्ण कहलाता है। ये है, ये मानक है, ये व्याकरणिक छ है हमारा। उसके बाद देखो ट के बाद क्या आता है, ठ के बाद ड भी 2 रूपों में हमारे पास प्रचलित है। उसके बाद क्या आता है, ढ भी 2 रूपों में प्रचलित है ना, और उसके बाद क्या आ जाता है, अण आ जाता है। तो देखो ये ट वर्ग का जो तीसरा वर्ण है और ट वर्ग का जो चौथा वर्ण है, ये 2-2 रूपों में हमें दिखाई देता है दोस्तों। तो इसमें से हिंदी का जो मानक वर्ण है वो कौन सा है, याद रखना, जिस भी वर्ण याद रखना दोस्तों, जिस भी वर्ण के नीचे ये नुक्ता लग जाता है, क्या कहते हैं, ये कैसा है, अमानक वर्ण है। अमानक का मतलब होता है ऐसा वर्ण जिसको हिंदी ने अपने साहित्यिक रूप में नहीं अपनाया है, अपने व्याकरणिक रूप में नहीं अपनाया है। ये क्या कहलाता है, आपका अमानक वर्ण कहलाता है। ये है, ये मानक है, ये व्याकरणिक छ है हमारा। उसके बाद देखो ट के बाद क्या आता है, ठ के बाद ड भी 2 रूपों में हमारे पास प्रचलित है। उसके बाद क्या आता है, ढ भी 2 रूपों में प्रचलित है ना, और उसके बाद क्या आ जाता है, अण आ जाता है। तो देखो ये ट वर्ग का जो तीसरा वर्ण है
और ट वर्ग का जो चौथा वर्ण है ये दो दो रूपों में हमें दिखाई देता है दोस्तों। तो इसमें से हिंदी का जो मानक वर्ण है वो कौन सा है? याद रखना, जिस भी वर्ण याद रखना दोस्तों, जिस भी वर्ण के नीचे ये नुक्ता लग जाता है वो कभी हमारी हिंदी का वर्ण नहीं होता है। जिस भी वर्ण के नीचे ये बिंदु लगी इसको हिंदी में नुक्ता कहते हैं, और ये नुक्ता जिस भी वर्ण के नीचे लग जाता है वो हमारी हिंदी का वर्ण नहीं होता है, ध्यान देना। यानी कि जिसके भी नीचे नुक्ता लगा है ये हमारी हिंदी के वर्ण नहीं होते हैं। यानी मैं कहूं कि हिंदी जो है, हिंदी के वर्ण इसमें से कौन से होंगे? तो जिसके नीचे नुक्ता लगा है ये हमारी हिंदी का वर्ण है ही नहीं, तो हिंदी का वर्ण फिर कौन सा हो जाएगा? इसमें तो हिंदी का वर्ण ये हो जाएगा और इसके अंदर हिंदी का वर्ण ये हो जाएगा। ये हमारे हिंदी मानक हिंदी के वर्ण हैं। उसके बाद देखो, त के बाद क्या आ जाता है? थ, फिर ध, फिर ध, और त, थ, द, ध, और फिर क्या आ जाता है? वो कभी हमारी हिंदी का वर्ण नहीं होता है। जिस भी वर्ण के नीचे ये बिंदु लगी इसको हिंदी में नुक्ता कहते हैं, और ये नुक्ता जिस भी वर्ण के नीचे लग जाता है वो हमारी हिंदी का वर्ण नहीं होता है, ध्यान देना। यानी कि जिसके भी नीचे नुक्ता लगा है ये हमारी हिंदी के वर्ण नहीं होते हैं। यानी मैं कहूं कि हिंदी जो है, हिंदी के वर्ण इसमें से कौन से होंगे? तो जिसके नीचे नुक्ता लगा है ये हमारी हिंदी का वर्ण है ही नहीं, तो हिंदी का वर्ण फिर कौन सा हो जाएगा? इसमें तो हिंदी का वर्ण ये हो जाएगा और इसके अंदर हिंदी का वर्ण ये हो जाएगा। ये हमारे हिंदी मानक हिंदी के वर्ण हैं। उसके बाद देखो, त के बाद क्या आ जाता है? थ, फिर ध, फिर ध, और त, थ, द, ध, और फिर क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है हमारे पास दोस्तों न आ जाता है। त, थ, द, ध, न पांचवा इसका होता है। एक चीज यहाँ से भी समझिए, ध्यान रखिएगा कि हिंदी के अंदर एक व्यवस्था है कि किसी भी वर्ण के ऊपर से ये जो लाइन कट की जा रही है इस लाइन को हिंदी में शिरोरेखा कहते हैं। इस लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहा जाता है। और ये शिरोरेखा उन्हीं वर्णों के लिए यहाँ से कट होती है जिसके ऊपर ये इस प्रकार की बिंदु पाई जाती है। जिसके माथे पर ये बिंदु होती है उन्हीं के लिए जो है ये लाइन कट की जाती है, नहीं बाकी किसी वर्ण के लिए लाइन कट नहीं की जाती। जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने थ को लिखा तो ये चाहे शब्द के बीच में आए चाहे अकेला लिखा जाए इसके ऊपर से हमेशा ये शिरोरेखा कट रहेगी। अगर मैंने दोस्तों इसमें आ जाता है हमारे पास दोस्तों न आ जाता है। त, थ, द, ध, न पांचवा इसका होता है। एक चीज यहाँ से भी समझिए, ध्यान रखिएगा कि हिंदी के अंदर एक व्यवस्था है कि किसी भी वर्ण के ऊपर से ये जो लाइन कट की जा रही है इस लाइन को हिंदी में शिरोरेखा कहते हैं। इस लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहा जाता है। और ये शिरोरेखा उन्हीं वर्णों के लिए यहाँ से कट होती है जिसके ऊपर ये इस प्रकार की बिंदु पाई जाती है। जिसके माथे पर ये बिंदु होती है उन्हीं के लिए जो है ये लाइन कट की जाती है, नहीं बाकी किसी वर्ण के लिए लाइन कट नहीं की जाती। जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने थ को लिखा तो ये चाहे शब्द के बीच में आए चाहे अकेला लिखा जाए इसके ऊपर से हमेशा ये शिरोरेखा कट रहेगी। अगर मैंने दोस्तों ध को लिखा तो इसके ऊपर से सदा ये शिरोरेखा कट रहेगी। अगर मैंने स को लिखा तो इसके ऊपर से सदैव ये शिरोरेखा कट रहेगी। अगर मैंने भ को लिखा तो इसके ऊपर से सदैव ये शिरोरेखा कट रहेगी, क्योंकि इनके माथे पर ये बिंदु पाई जाती है। तो हिंदी में ये बिंदु, ये शिरोरेखा उन्हीं के लिए कट होती है जिनके माथे पर ये बिंदु पाई जाती है। उसके बाद देखो फ वर्ग में, फ वर्ग में क्या क्वेश्चन बन जाता है? प वर्ग में प के बाद क्या आ जाता है? फ, फ के बाद क्या आ जाता है? ब, ब के बाद क्या आ जाता है? हमारा भ आ जाता है। और उसके बाद क्या आ जाता है? मैं आ जाता है।
तो ये हमारे प वर्ग के वर्ण हुआ करते हैं। तो ये हमारे 25 जो वर्ण हैं, ये व्यंजन हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों अगला है को लिखा तो इसके ऊपर से सदा ये शिरोरेखा कट रहेगी। अगर मैंने स को लिखा तो इसके ऊपर से सदैव ये शिरोरेखा कट रहेगी। अगर मैंने भय को लिखा तो इसके ऊपर से सदैव ये शिरोरेखा कट रहेगी, क्योंकि इनके माथे पर ये बिंदु पाई जाती है। तो हिंदी में ये बिंदु, ये शिरोरेखा उन्हीं के लिए कट होती है जिनके माथे पर ये बिंदु पाई जाती है। उसके बाद देखो फ वर्ग में, फ वर्ग में क्या क्वेश्चन बन जाता है, प वर्ग में प के बाद क्या आ जाता है, फ, फ के बाद क्या आ जाता है, ब के बाद क्या आ जाता है, हमारा भय आ जाता है, और उसके बाद क्या आ जाता है, मैं आ जाता है। तो ये हमारे प वर्ग के वर्ण हुआ करते हैं। तो ये हमारे 25 जो वर्ण हैं, ये व्यंजन हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों अगला जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करते हैं इनको तो वर्णों की संख्या 44 है। कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 भी हो जाएगी, 54 भी हो जाएगी, 59 भी हो जाएगी। वर्णों का वर्गीकरण, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर हुआ करते और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास आ जाता है हिंदी लिपि। हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने जाना कि लिपि किसी भी भाषा के लिखित चिन्हों को कहा जाता है, और हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और देवनागरी लिपि में अगर वर्णों की संख्या पूछी जाती है दोस्तों, कि देवनागरी लिपि में वर्णों की जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करते हैं इनको तो वर्णों की संख्या 44 है। कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 भी हो जाएगी, 54 भी हो जाएगी, 59 भी हो जाएगी। वर्णों का वर्गीकरण, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर हुआ करते और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास आ जाता है हिंदी लिपि। हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने जाना कि लिपि किसी भी भाषा के लिखित चिन्हों को कहा जाता है, और हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और देवनागरी लिपि में अगर वर्णों की संख्या पूछी जाती है दोस्तों, कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर आ जाता है कितना, 52। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। तो ये जानकारी हमें ले लेनी चाहिए कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 है, जबकि हिंदी लिपि में वर्णों की नहीं, जबकि हिंदी के अंदर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। अगर कहा जाए हिंदी लिपि यानी हिंदी की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी, और देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अभी हम क्या देख रहे थे, हमने देखा व्यंजन। व्यंजन के अंदर से और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्यंजन में यहाँ से क्वेश्चन हमने देखा कि हिंदी के हमारे 44 ही व्यंजन होते हैं, तो इनमें कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित नहीं होते हिंदी में। देखो दोस्तों हमने अभी देखा कि जिनके नीचे ये संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर आ जाता है कितना, 52। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। तो ये जानकारी हमें ले लेनी चाहिए कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 है, जबकि हिंदी लिपि में वर्णों की नहीं, जबकि हिंदी के अंदर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। अगर कहा जाए हिंदी लिपि यानी हिंदी की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी, और देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अभी हम क्या देख रहे थे, हमने देखा व्यंजन। व्यंजन के अंदर से और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्यंजन में यहाँ से क्वेश्चन हमने देखा
कि हिंदी के हमारे 44 ही व्यंजन होते हैं, तो इनमें कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित नहीं होते हिंदी में। देखो दोस्तों, हमने अभी देखा कि जिनके नीचे ये नुक्ता लग जाता है, हमने देखा कि जिन वर्णों के नीचे ये नुक्ता लग जाता है वो हमारी हिंदी के वर्ण नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन बन जाता हिंदी के नहीं है तो फिर इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है। एक हम देखते हैं कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके नीचे इस प्रकार से नुक्ता लगा होता है, जैसे ज और फ के नीचे लग जाता है, इनको हम क्या कहते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी हम देख रहे थे कि इस प्रकार के वर्ण लिखे जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों इनके ऊपर। ये जो हमारे पास वर्ण है, ये जो वर्ण है, इन वर्णों को क्या कहते हैं हम, इनको हम कहते हैं ये उत्क्षिप्त कहलाते हैं, ये उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। इनको उत्क्षिप्त वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों को हिंदी के अंदर प्रयोग नहीं किया गया। हमारी हिंदी का उद्भव अगर हम देखें तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा लग जाता है। हमने देखा कि जिन वर्णों के नीचे ये नुक्ता लग जाता है वो हमारी हिंदी के वर्ण नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन बन जाता हिंदी के नहीं है तो फिर इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है। एक हम देखते हैं कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके नीचे इस प्रकार से नुक्ता लगा होता है, जैसे ज और फ के नीचे लग जाता है, इनको हम क्या कहते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी हम देख रहे थे कि इस प्रकार के वर्ण लिखे जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों इनके ऊपर। ये जो हमारे पास वर्ण है, ये जो वर्ण है, इन वर्णों को क्या कहते हैं हम, इनको हम कहते हैं ये उत्क्षिप्त कहलाते हैं, ये उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। इनको उत्क्षिप्त वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों को हिंदी के अंदर प्रयोग नहीं किया गया। हमारी हिंदी का उद्भव अगर हम देखें तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी, संस्कृत भाषा आई। संस्कृत के दो रूप आपको देखने को मिले, एक वैदिक संस्कृत थी और दूसरा रूप क्या था। वैदिक संस्कृत के बाद जो रूप आया उसको क्या कहा गया, उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। संस्कृत के बाद भाषा का जो रूप बना वो रूप बना पाली भाषा आई। कौन सी भाषा, पाली भाषा। पाली के बाद जो आई वो कौन सी आई, हमारी प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद आई वो कौन सी आई, अपभ्रंश भाषा आई। और अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ दोस्तों, हिंदी का जन्म हुआ। तो देख लेते हैं एक बार, कुछ वर्ण ऐसे थे जो संस्कृत के थे, उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया और उसका नाम क्या दे दिया गया, पाली दे दिया गया। पाली के कुछ वर्णों का परिवर्तन हुआ और वो प्राकृत में आ गए। संस्कृत भाषा आई। संस्कृत के दो रूप आपको देखने को मिले, एक वैदिक संस्कृत थी और दूसरा रूप क्या था, वैदिक संस्कृत के बाद जो रूप आया उसको क्या कहा गया, उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। संस्कृत के बाद भाषा का जो रूप बना वो रूप बना पाली भाषा आई। कौन सी भाषा, पाली भाषा। पाली के बाद जो आई वो कौन सी आई, हमारी प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद आई वो कौन सी आई, अपभ्रंश भाषा आई। और अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ दोस्तों, हिंदी का जन्म हुआ। तो देख लेते हैं एक बार, कुछ वर्ण ऐसे थे जो संस्कृत के थे, उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया और उसका नाम क्या दे दिया गया, पाली दे दिया गया। पाली के कुछ वर्णों का परिवर्तन हुआ और वो प्राकृत में आ गए। प्राकृत के भी कुछ वर्णों का परिवर्तन हुआ और वो अपभ्रंश में आ गए। कुछ नए वर्ण आ गए, कुछ पुराने वर्णों में परिवर्तन हो गया और कुछ ये कहे कि कुछ वर्ण छोड़ भी दिए गए। जो संस्कृत में थे वो सारे वर्ण पाली में नहीं लिए गए और कुछ पाली में नए वर्णों का भी सृजन हो गया। इसी तरह से प्राकृत के सभी वर्णों को अपभ्रंश में नहीं लिया गया। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो हमारे पास उच्छिप्त वर्ण है, अगर कभी पूछा जाए ये कौन सी भाषा के वर्ण हैं, तो याद रखना ये प्राकृत भाषा के वर्ण हैं।
ये प्राकृत तक तो आए थे, लेकिन प्राकृत के बाद हिंदी वर्णमाला जब मानक हिंदी बनी तो मानक हिंदी के अंदर इनका प्रयोग नहीं किया गया, यानी इनको मानक हिंदी से निकाल कर फेंक दिया गया। और फेंकने के कारण ही इनको क्या कहा गया, ये उच्छिक्त वर्ण कहलाए। इसके बाद प्राकृत के भी कुछ वर्णों का परिवर्तन हुआ और वो अपभ्रंश में आ गए, कुछ नए वर्ण आ गए, कुछ पुराने वर्णों में परिवर्तन हो गया, और कुछ ये कहे कि कुछ वर्ण छोड़ भी दिए गए। जो संस्कृत में थे वो सारे वर्ण पाली में नहीं लिए गए और कुछ पाली में नए वर्णों का भी सृजन हो गया। इसी तरह से प्राकृत के सभी वर्णों को अपभ्रंश में नहीं लिया गया। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो हमारे पास उच्छिक्त वर्ण हैं, अगर कभी पूछा जाए ये कौन सी भाषा के वर्ण हैं, तो याद रखना ये प्राकृत भाषा के वर्ण हैं। ये प्राकृत तक तो आए थे, लेकिन प्राकृत के बाद हिंदी वर्णमाला जब मानक हिंदी बनी तो मानक हिंदी के अंदर इनका प्रयोग नहीं किया गया, यानी इनको मानक हिंदी से निकाल कर फेंक दिया गया। और फेंकने के कारण ही इनको क्या कहा गया, ये उच्छिक्त वर्ण कहलाए। इसके बाद